का टू द पावर कुछ मतलब टू द पावर n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? बताता हूँ। वो मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है एक्चुअली। सर तो वो भी मतलब बाद में अभी करेंगे ना उसका हाँ टेक्निक। हाँ हाँ हाँ। और ओके कौन सर। सा क्वेश्चन कोई बोल रहा था, कोई स्टूडेंट और कोई क्वेश्चन बोल रहा था? 22 30 22 22 और 30। 22 देखेंगे भाई। ट्वेंटी टू है x raised to 4 in the expansion of 1 plus x plus x square plus x cube whole raised to 11। तो इसमें हम लोग को x raised to 4 का कोफिशिएंट खोजना है। ठीक है, अब तुम ब्रैकेट में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो ब्रैकेट में क्या हो रहा है, ब्रैकेट वाली चीज ऐसी है 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो अगेन 1 प्लस एक्स, मतलब ब्रैकेट वाली चीज 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गई। अब होल रेस टू 11 हो रहा है, मतलब क्या हो गया 1 प्लस एक्स होल रेस टू 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 11। समझ में आई बात? अब इसको हम लोग ने याद है लास्ट क्लास में शायद आदित्य ने ऐसे टाइप का डाउट पूछा था। यस सर। इसमें x रेस टू 4 का हम लोग कोफिशिएंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैंने क्या किया कि देखो, जैसे इसको एक्सपेंड कर दिया, तो इसको एक्सपेंड करने पे क्या बनेगा 1 प्लस 11c1x प्लस 11c2x स्क्वायर प्लस 11c3x क्यूब प्लस 11c4x रेस टू 4 एंड डॉट डॉट डॉट। पहले वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड किया और दूसरे वाले ब्रैकेट को जब मैं एक्सपेंड करता तो ऐसे बनता 1 प्लस 11c1x स्क्वायर प्लस 11c2x रेस टू 4 एंड डॉट 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 डॉट। समझ में आ रही बात? यस सर। टारगेट हमारा क्या है? टारगेट है हमारा x रेस टू 4 बनाना। तो देखो x रेस टू 4 कैसे बनता, x रेस टू 4 ऐसे बनता जब 1 और 11c2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अच्छा ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जिससे x रेस टू 4 बने? x क्यूब के, लेकिन यहाँ पे तो x क्यूब है ही नहीं, तो इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो? x स्क्वायर के साथ। समझ में आ रहा है? सो प्लस 11c2 इंटू 11c1। सिमिलरली इसका किससे मल्टीप्लीकेशन डिजायर्ड होगा? x से, जो कि है नहीं इधर वाले ब्रैकेट में, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और इसका किससे मल्टीप्लीकेशन डिजायर्ड होगा? कांस्टेंट 1 से, 11c4 इंटू 1। अब तुमको क्या करना है, अब सबको तुमको इवेल्युएट करना है। 11c2 को तुम कैसे लिखोगे? 11 इंटू 10/2। ठीक है, 11c2 मतलब 11 इंटू 10/2 इंटू 11 प्लस 11c4 मतलब 11 10 9 8 4 3 2 1। ठीक है, इसको इवेल्युएट कर लेना, दैट विल गिव अस द आंसर। सर ये वाला एक और बार एक्सप्लेन करोगे क्या, समझा नहीं। फिर से बताऊं? हाँ सर। देखो भाई, मैंने क्या किया, इसको कहाँ तक एक्सपेंड किया, पहले वाले ब्रैकेट को कहाँ तक एक्सपेंड किया, x रेस टू 4 तक एक्सपेंड किया, क्योंकि हमको x रेस टू 4 का ही कोफिशिएंट चाहिए। और दूसरे वाले ब्रैकेट को कहाँ तक एक्सपेंड किया, x रेस टू 4 तक ही एक्सपेंड किया, उसके ऊपर वाले पावर में नहीं गए। अब होता क्या है कि जैसे दो ब्रैकेट्स का अगर मल्टीप्लीकेशन होता है, कभी भी दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो उसका कोई एक टर्म इसके किसी दूसरे टर्म से जाके मल्टीप्लाई होता है। कभी ब्रैकेट के आपस वाले टर्म मल्टीप्लाई होते हैं क्या?
एक दूसरे से? नो सर। नहीं। तो अब मेरे को खोजना है कि भाई x⁴ मैं कैसे बनाऊंगा। तो जब मैं इस 1 को चूज करता तो इधर से मेरे को क्या चूज करना पड़ता? ये वाला चूज करना पड़ता, तभी तो x⁴ बनता ना। यस सर। 1 × 11c2 मतलब 11c2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे x है, तो यहाँ से मैं x³ एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पे x³ तो कहीं नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाला कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। यहाँ पे x² है, तो यहाँ से मैं x² एक्सपेक्ट करूंगा, ताकि x² और x² मिलके x⁴ बन जाए। तो ये 11c2 × 11c1। अगेन यहाँ पे x³ है, तो आई विल एक्सपेक्ट x, which is not possible. I will expect x from the second bracket, which is not possible. यहाँ पे x⁴ है, so I will expect some constant term from the second bracket. तो इसलिए 11c4 × 1। तो इन्हीं से x⁴ का कोफिशिएंट मिलता। अब कुछ नहीं, सारे c को इवेल्युएट कर लिया, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। और कौन सा क्वेश्चन? 30 वाला क्या है भाई? 30 the term independent of x. Question number 30 is the term independent of x. तो सर देखो, yes, सर आप थोड़े क्वेश्चंस करा सकते हैं जिसमें द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले? सारे क्वेश्चन? सर नहीं, मतलब एक दो क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हाँ, थोड़ा डाउट हो। वो करा रहा हूँ। देखो ना, जैसे ये क्वेश्चन 30 है, इसमें फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो देखो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का क्या मतलब है? x⁴ वाला खोजना। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो इसमें क्या करो, tr+1 लिख लो। tr+1 क्या हो जाएगा? 10cr √x/3 to the power 10 minus r √3/2x² होल रेज टू r। ठीक है। अब देखो, हम लोग को इंडाइसेस के रूल क्लियर होने चाहिए। तो जैसे ये स्क्वायर रूट है, तो पहले मेरी कोशिश होगी कि x का क्या क्या पावर बन रहा है देखूं। देखो, यहाँ से जो x का पावर बनेगा वो बनेगा 10 - r/2। और यहाँ से जो x का पावर बनेगा, सबसे पहले तुम ऐसे सोचो, x² का स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, तो वो x बन जाएगा, और उसका पावर r लिया जा रहा है, x⁴r। ठीक है। बाकी और भी कोफिशिएंट्स आएंगे, देख लेंगे। अब तो अल्टीमेटली क्या बन गया? x का पावर 10 - r/2 - r। अब हम लोग को क्या चाहिए कि x का पावर 0 होना चाहिए। व्हाट वी वांट, दैट द पावर ऑफ x शुड बी 0। इट मींस 10 - r/2 - r, that should be 0. So 10 - r is equal to 2r, which implies 3r is equal to 10. Oh wow, 3r की वैल्यू 10 आ गई। सही लिखा है? तो r की वैल्यू 10/3 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/3, which is not possible. So there won't be any term which is independent of x. So D option, none of these आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? हाँ, 33। क्या हुआ? सर 33 भी बता सकते हो क्या? एक मिनट, देखो क्या है 33। 33 भी देखो, 33 भी वैसा ही टाइप का है, कुछ टफ नहीं है, सिंपल सा है 33।
y minus 1 by y square whole raised to 3n. So तुम ऐसे देख लो, टी आर प्लस 1 में कैसे लिखता, 3n CR y to the power 3n minus r minus 1 by y square whole raised to r. ठीक है, सो ये कुछ ऐसा बन जाता 3n CR माइनस 1 रेज टू आर. अब y का पावर एक साथ कलेक्ट करो, 3n माइनस आर होल अप माइनस 2r. ठीक है, अब हम लोग को इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मतलब y का पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. So 3n minus 3r is equal to 0, which implies r is equal to n. तो अब r की जगह n पुट कर दो, तो 3n Cn minus 1 raised to n. This is the term independent of x. समझे? हाँ सर समझे. चलो, ऐसे ही 31 भी है, डज नॉट डिपेंड अपॉन x, मतलब वही इंडिपेंडेंट ऑफ x. यस 31 अर्चित, 31 जो है वही है, वैसे ही टाइप का है. डज नॉट डिपेंड अपॉन x मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x. और कोई क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चंस में कॉमन लेके वो वाली टेक्निक ज्यादा अच्छी रहेगी या ये वाली? ये वाली, जब पावर देखो, जब पावर तुम्हारे n के टर्म्स में हो ना, तो ये वाली टेक्निक ज़्यादा अच्छी होती है. जब पावर तुमको एग्जैक्टली पता हो, जैसे पावर 20 पता हो या 30 है, तब जो है कॉमन लेने वाली टेक्निक ज़्यादा अच्छी होती है. ओके सर. सर इस पेपर का लेवल इजी था ना, मतलब? हाँ हाँ, सिंपल था पेपर, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए था पेपर ये. हाँ सर. ठीक है, कि हाथ थोड़ा चलना स्टार्ट हो इतना. 90% तो बुकलेट से आया था. हाँ सर. हाँ सर, वो असाइनमेंट में सर. 90% किया हुआ था मतलब. सर मतलब आधे घंटे में ही हो गया, मतलब ऐसे लाइन से सारे ऑलरेडी किए हुए थे. मतलब क्वेश्चन डेटास भी सेम थे क्या? क्या हाँ. सर? सर बहुत सारे में सर वैल्यू भी सेम थे, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू. हाँ सर. चलो कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हम लोग. अब टॉपिक है नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन. तो जैसे मान लो क्वेश्चन है कि c रेज टू 1/5 plus 7 raised to 1/10 whole raised to 50. ठीक, so in this expansion find number of rational terms. In this expansion find a number of rational terms. तो rational terms क्या होता है, मतलब जिसमें कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ना लगाओ, वैसे टाइप का. ठीक है, तो अब देखो जैसे इरेशनल टर्म्स क्या होते हैं, इरेशनल टर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या कोई भी वाला रूट उस एक्सप्रेशन में हो. जैसे मान लो 2 raised to 1/4 या 3 raised to 1/7
दीज आर व्हाट इरेशनल टर्म्स। हाँ, और रैशनल टर्म्स क्या है? रैशनल क्या होंगे बताओ? रैशनल टर्म्स विल बी दोस टर्म्स जहाँ पे मतलब 5/7 हो जाए, 10/3 हो जाए, 2 हो जाए, 9 हो जाए, -3 हो जाए। दीज आर रैशनल टर्म्स। तो इस जैसे इसको एक्सपेंड करोगे तो बहुत सारे टर्म्स होंगे जिसमें कुछ टर्म्स इरेशनल वाले होंगे और कुछ टर्म्स रैशनल होंगे। सबसे पहली बात कि इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होने हैं? 51. This series is going to contain 51 terms because the power is what? कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं क्या? सर? आपने जो रेशनल टर्म्स लिखा है उसका मतलब रेशनल कोएफिशिएंट्स ना? नहीं, देखो यहाँ पे तो नंबर लिखा हुआ है ना। देखो NCR जो होता है वो तो हमेशा रैशनल होता है। सर समझा सर, NCR सॉरी मुझे लगा कि NCR हाँ। हमेशा NCR जो होता है ना वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है, हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, कोई भी NCR ले लो। तो जो भी रैशनैलिटी या इरेशनैलिटी डिपेंड करेगी उस पे, वो इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, व्हाट विल आई डू, आई विल फाइंड TR+1। तो TR+1 इज 50CR, 3⁵ to the power 50 minus R into 7⁵ to the power R. So this is going to become 50CR 3⁵ minus R upon 5 into 7⁵R upon 10। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रैशनल टर्म्स निकालना है। तो रैशनल टर्म्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो 3 का पावर है और ये जो 7 का पावर है, ये लोग क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। सो 50 minus R/5, this should be an integer as well as R/10, this should also be an integer। क्या ये बात क्लियर है, सबको समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. अच्छा बच्चों ये बताओ कि R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? R की वैल्यू 1 से लेके 50। अगर 50CR लिखा है तो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? 0 से 50 तक। 0 से 50. 0 से 50 तक। 50C 0 भी तो होता है ना, 1 से थोड़ा स्टार्ट होता है, 0 से लेके 50 तक वेरी कर सकती है। ठीक है, अब लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे मेरे को 50 minus R/5 इंटीजर चाहिए। इसका मतलब मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि 50 minus R that should be a multiple of 5, ऐसे सोच सकता हूँ, तभी तो 50 minus R/5 इंटीजर आएगा। तो बताओ R की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी? 0 हो सकती थी। 0, 5, 10, 15। हाँ, जैसे मान लो R की वैल्यू 0 पुट किया, उससे 50 minus R क्या बन जाता? 50 बन जाता, विच इज मल्टीपल ऑफ 5। सिमिलरली R की वैल्यू मैंने 5 पुट की तो 50 minus R क्या बन जाता? 45। R की वैल्यू 10 पुट की, सब फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 तक R की वैल्यू लेके गए हम लोग। इससे हम लोग ने क्या इंश्योर किया? इससे हम लोग ने ये इंश्योर किया कि 50 minus R/5 जो है वो एक इंटीजर है। अब R/10 को इंटीजर लाने के लिए R को क्या होना चाहिए बताओ? What should be R? Sir, 0, 20, 30, 40, 50.
0, 10, 20, 30, 40, 50। अच्छा, हम लोग को इस आर की बात माननी है कि इस आर की बात? दोनों की। दोनों की बात माननी है। हम लोग जब ये इंश्योर करेंगे कि ये भी ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तभी जाके तो हमारा काम चलेगा ना। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? So 0, 10, 20, 30, 40, 50. हाँ, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। 0, 10, 20, 30, 40 and 50. So final R will be 0, 10, 20, 30, 40 and 50. ऐसे कितने R हुए? 6 हुए। कितने R हुए? 6 R हुए। So number of rational terms कितने हो गए? Number of rational terms will be what? 6. 6. तो ये जो एक्सपेंशन होता जो 51 टर्म्स का एक्सपेंशन होता, उसमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने हो जाते? 6 हो जाते। तो बाकी के जो बचे होते वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स। तो नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स कितने होते हैं फिर? 45। 45. यस, 51 माइनस 6। बहुत बच्चों की आदत होगी कि 50 माइनस 6 लिख दें, क्योंकि पावर 50 है। पावर 50 है, उसका ये मतलब है कि सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 51 टर्म्स हैं। सो सिंस द टर्म्स आर 51, number of irrational terms will be 51 minus 6, which is 45. तो जनरली क्वेश्चन में पता है क्या पूछा जाता है? फाइंड अ नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स। फाइंड अ नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स। तो ऐसे वाले में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दोनों जगह से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो और फिर उसके बाद दोनों में जो कॉमन आ रही है उनको काउंट कर लेते हैं। उससे रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। और इररेशनल फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स minus rational terms. That will give us the number of irrational terms. ठीक है? Understood? Yes, sir. ये सब बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। सर आपको मैसेज नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, देखो। ओके, सो एक क्वेश्चन अब तुम लोग ट्राई करो, जिसको मान लो नहीं भी समझ में आया। सर इसमें बस उतना ही पूछते ना, मतलब फाइंड द रैशनल एंड इरैशनल टर्म्स। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल एंड फाइंड द नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स। ठीक है? क्वेश्चन है 2 raised to 1/3 plus 3 raised to 1/2 to the power 50. Find number of irrational terms in above expansion.
सर 42 टर्म्स। चलो देखते हैं, बाकी लोग भी करो। ओके, सो सर 2 चलो ठीक है। इररेशनल टर्म्स पूछा गया है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स काउंटर करने के लिए भाई तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें मैं कुछ भी और नहीं ज़्यादा कह सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे तभी कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हारी कम होगी। सर 41 है। 41। चलो लेट्स से TR+1, तो TR+1 क्या होता? 50CR। सर आंसर 42 है। देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। 50 माइनस R/3 इंटू 3 टू द पावर R/2। अब हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि 50 माइनस R दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3 इसके लिए, और यहाँ पे क्या चाहेंगे? R शुड बी डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ से R की वैल्यू 2, 5। देखो R की वैल्यू जब तुम 2 पुट करोगे तो 48 आ जाएगा। हाँ, और 48 डिविजिबल बाय 3 होता है। अब तुमको डिविजिबल बाय 3 चाहिए ना, तो 3 बस बढ़ाते जाओ। तो 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50। अच्छा, इधर जो भी R की वैल्यू आती उसका हमको यहाँ से इंटरसेक्शन ही लेना है। मतलब हम लोग को R यहाँ पे इवन नंबर आता, तो यहाँ पे बस देख लो R कौन कौन सा इवन नंबर है। तो इवन नंबर R कौन कौन सा है? ये है, ये है, ये है। ठीक है, जिसको येलो किया मैंने वही हमारे फाइनल R है। मतलब रैशनल के लिए नंबर ऑफ R विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इररेशनल कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 है, माइनस रैशनल विच इज 42। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ये? Yes, sir. यस ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फाइंड
कोफिशिएंट ऑफ x raised to 8 in the expansion of 2 plus 3x plus 4x cube whole raised to 20। ठीक है, ये वैसा वाला क्वेश्चन है जिसमें ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है। मतलब अगर तुम ये देखो तो ये ट्राइनोमियल टाइप की चीज है, या मल्टीनोमियल कह सकते हो। तो वैसे बाय द वे हम लोग ने अभी तक तो मल्टीनोमियल पढ़ा है नहीं। तो अब इसको मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको बाइनोमियल की हेल्प से सॉल्व करूं। सर इसमें हम 2 को अलग ले सकते हैं और 3x + 4x क्यूब को एक साथ ले सकते हैं। इसमें जो है देखो, किसको एक साथ लेना है वो देखो, 2 + 3x + 4x क्यूब होल रेज टू 20। तो यहाँ पे जो टर्म सबसे हाईएस्ट पावर वाला है उसको तुमको क्या करना चाहिए? उसको तुमको अकेला लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे x क्यूब हाईएस्ट वाला है तो उसको अकेला लेना चाहिए, और 2 + 3x को एक यूनिट लेना चाहिए। मतलब मान लो ये a है और ये b है। इतनी बात समझ में आई सबसे पहले? यस सर। तो सिंगल यूनिट किसको लेंगे? जो हाईएस्ट पावर है। अब इसको तुम एक्सपैंड करो, कुछ टर्म्स तक एक्सपैंड करो, ऐसा नहीं कि पूरा एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो तुम ऐसे लिखोगे, you will write 20c0 2 + 3x whole raised to 20 और 4x cube raised to 0, तो वो तो 1 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। प्लस 20c1 2 + 3x whole raised to 19 into 4x cube। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। प्लस 20c2 2 + 3x whole raised to 18 into 4x cube का होल स्क्वायर प्लस 20c3 2 + 3x whole raised to 17 into 4x cube का होल क्यूब, एंड आगे बहुत सारे टर्म्स और भी बनेंगे। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है x raised to 8 फाइंड करना। अपना टारगेट क्या है? दैट द टारगेट इज टू फाइंड x raised to 8। अब हर टर्म को ध्यान से देखो, क्या ये बंदा जो है x raised to 8 दे सकता है कि नहीं दे सकता? दे सकते हैं। दे सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बाहर और कोई तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, और कोई x का टर्म तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, तो जो भी x raised to 8 देगा वो यही देगा। तो इसके लिए हम लोग को इसका पावर 8 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 3x का पावर 8 करना पड़ेगा। मतलब इस वाले एक्सपेंशन में हम लोग को r की वैल्यू 8 डालनी पड़ेगी। ठीक है, सर ये वाला एक्सप्लेन करो ना सर, मतलब ये वाला स्टेप। देखो तुम बस ये सोचो, कहीं लिखा है 20 + 3x होल रेज टू 20 लिखा है, और तुमको ना x का पावर 8 चाहिए। तो याद है एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, हाँ सर। जब यहाँ पे कांस्टेंट था तो इसका मेरे को क्या पावर करना पड़ेगा? 3x का क्या पावर करना पड़ेगा? 8 पावर करना पड़ेगा, 8। तभी जाके तो x का पावर 8 आएगा। तो ये जो करना पड़ता हाँ है सर, उसी सब को ठीक। तो हम लोग r की वैल्यू कहते हैं। सब बच्चों को समझ में आ रहा है?
Yes. स्टूडेंट्स, हेलो, Yes, sir. ओके गुड। अच्छा, यहाँ पे एक्स क्यूब पहले से मल्टीप्लाई है, मतलब मैं यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? X raised to 5. एक्स रेस टू 5, मतलब इसका पावर क्या करना पड़ेगा? होल रेस टू 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोग को क्या यूज करनी पड़ेगी? 5। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक्स रेस टू 6 ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? सर आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे को आर की वैल्यू क्या चाहिए? इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब आर की वैल्यू हम लोग को 2 पुट करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एक्स रेस टू 9 जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? -1, but R cannot be negative. हाँ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे -1 एक्स आर का वैल्यू -1 आ जाए, बट आर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि इसके आगे वाले जो हैं कभी भी एक्स रेस टू 8 नहीं दे सकते, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, अभी एक्स रेस टू 9 हुआ है, फिर बाद में एक्स रेस टू 12 हो जाता, फिर बाद में एक्स रेस टू 15 हो जाता। सबको समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. हेलो ओम, समझ में आया? सर वो प्रोसेस पर लंबा होगा ना अगर हम लोग हर टर्म के लिए चेक करते हैं तो। हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन मल्टीनोमियल थ्योरम का है, लेकिन इसको बाइनोमियल की हेल्प से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखो, मतलब ये तो मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। अगर मैं फटाफट आर की वैल्यू डिटरमाइन कर लूं, सर आपने आप एक और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या ये? देखो हम लोग को यहाँ से आर की, यहाँ पे एक्स का पावर 8 चाहिए, बाहर कोई तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, 20 मतलब एक्स का तो कोई टर्म मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, तो जो भी एक्स का पावर देगा वो यही वाला ब्रैकेट देगा पूरा। तो इसका हम लोग को क्या पावर करना पड़ेगा जिससे एक्स रेस टू 8 आ जाए? 8 करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे आर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 8 लिखनी पड़ेगी। फिर दूसरे वाले में यहाँ पे एक्स क्यूब ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम लोग एक्स रेस टू 5 एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, मतलब हम लोग को 3x का पावर क्या करना चाहिए? 5 करना चाहिए था। तो यही वाली चीज़ तो आर की वैल्यू होती, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी? 5 आ जाती। आया समझ में कि यहाँ पे आर की वैल्यू 5 क्यों है? समझा सर। हमें ऐसे कितने केसेस, मतलब ये 3 लेने हैं, मतलब पहले की 3 से हमें आंसर निकल जाएगा। हाँ, पहले के 3 से आंसर निकल जाएगा हमारा। अब देखो पहले से मेरा आंसर क्या आएगा? आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे 20C0 लिखा है, तो 20C0 लिख लिया। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 8 लिखी है, तो बस कुछ नहीं करो, 20C8 2 रेस टू दिस माइनस दिस 12 3 रेस टू 8। फिर यहाँ पे हम लोग को आर की वैल्यू क्या लेनी है? 5 लेनी है, तो प्लस 20C1, ये 20C1 ये वाला है। अब यहाँ पे जो पावर है ना, अच्छा सॉरी, ये 4 भी लिखना जरूरी है हम लोग को, इंटू 4 इंटू इस बार पावर 19 है, तो 19C5। समझ में आ रहा है? 2 रेस टू दिस रेस टू 19 माइनस 5 14 3 रेस टू 5। अब यहां से देखो ये भी देने वाला है, प्लस 20C2। अब यहां से ये जो है वो तो 4 स्क्वायर देता, और यहाँ पे r की वैल्यू 2 है और ये n की वैल्यू 18 है, तो 18C2 2 रेस टू दिस माइनस दिस 16 इंटू 3 रेस टू दिस 2। बस आगे और कुछ भी नहीं आने वाला।
तो यही जो है अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? लास्ट स्टेप वापस समझा सकते हो? कौन सा लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप? मतलब ये वाली पूरी चीज? हाँ सर। देखो हम सबका इंडिविजुअली लिखते गए। जैसे इस वाले टर्म से क्या कोफिशिएंट बनता, पहले 20c 0 था तो 20c 0 लिख लिया। अब यहाँ पे r की वैल्यू 8 थी, तो r की वैल्यू 8 थी तो 20c8 2 raised to this minus this 20 minus 8 12 and 3 raised to 8। तो इसका काम हो गया। अब ऐसे ही दूसरे वाले पे ध्यान दिया, इस वाले पे पूरे पे। तो जो बाहर वाले कांस्टेंट्स है उनको तो पहले लिख लिया, 20c1 और 4। फिर यहाँ पे अब इस ब्रैकेट से जो कोफिशिएंट जनरेट हो रहा है वो लिखना है। तो यहाँ पे r की वैल्यू 5 है। हाँ सर समझ गया सर। 19c5 2 raised to 14 into 3 raised to 5। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड वाले टर्म के साथ किया। तो क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट? सर ये 3 टर्म से ब्रैकेट के अंदर तो हम लोग इसको मल्टीनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। हाँ, मल्टीनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो मल्टीनोमियल थ्योरम से भी ये 3 टर्म्स आएंगे ही। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा फास्ट होगा क्या उससे? थोड़ा फास्ट होगा। हाँ बस मल्टीनोमियल थ्योरम से भी ये 3 टर्म्स आएंगे ही। ऐसा नहीं कि ये 3 टर्म्स नहीं आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा फास्ट हो जाएगा उसमें, और कुछ नहीं। मतलब इसको हम लोग सिंगल टर्म में सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, एक तरीके से ये समझो। क्योंकि 20c8 बहुत 8 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। 19c5 ये भी बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। समझ रहे हो? हाँ सर। और 2 raised to 12 आ रहा है, 2 raised to 14 आ रहा है, 2 raised to 16 आ रहा है। तो आंसर भी इसी फॉर्म में दिया रहेगा। अच्छा, मैंने तो क्या किया, मैंने x raised to 8 का कोफिशिएंट खोजा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। अगर मैं x का पावर थोड़ा कम कर दिया होता तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता। जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग करो, एक बार जल्दी से कमेंट करो। ये पूरा एंटायर समझ में आ गया सबको? जो लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनको समझ में आया ये वाली टेक्निक कैसे कर रहे हैं? कौन कौन था लास्ट क्लास में, कौन नहीं था? आदित्य नेगी, तुम नहीं थे ना शायद लास्ट क्लास में? ओके, सो किसी को डाउट? नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना सर, वो आंसर देखो क्या है। हाँ सर हो गया। चलो,
डन सर। ओके, कितने टर्म्स है? सर 2 टर्म्स है। 2 आते हैं। ठीक है। ओके, सो अगर मैं डायरेक्टली आंसर लिखने जाऊं तो आंसर कुछ ऐसा आएगा। पहले टर्म के कारण तो 20C0 20C4 2⁴ प्लस दूसरे टर्म के कारण 20C1 into 3 into 19C1 into 2। देखो यही आंसर आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश की। मतलब अगर तुमको दिक्कत हो रही है दिमाग में कैलकुलेट करने का तो कुछ नहीं, तुम 1-2 टर्म्स तक एक्सपेंड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको ए ले लिया और इसको क्या ले लिया, बी ले लिया। तो यू विल राइट 20C0 1 + 2x⁻20 प्लस 20C1 1 + 2x⁻19 into 3x³ अब देखो तुमको पता चल जाएगा कि अगला टर्म कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ये वाले पोजीशन पे x⁻6 आ जाएगा और हम लोग को x⁻4 तक लिमिटेड रहना है, तो अगले वाला टर्म लिखा ही नहीं। अब यहाँ पे हम लोग को x⁻4 जनरेट करने वाला यही बंदा है, तो यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू 4 लिख लेंगे। यहाँ पे x⁻2 मतलब x³ तो ये जनरेट कर दिया है, मतलब यहाँ से बस x चाहिए, मतलब r की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 20C0 20C4 into 2⁴ प्लस अब इसके कारण 20C1 into ये 3 into 19C1 2⁻1। सर वो 19 क्यों आएगा सर, मेरे को वो नहीं समझा। 19 इसलिए आएगा क्योंकि देखो 1 + 2x को मैंने a माना है ना, तो जो सेकंड टर्म इस एक्सपेंशन का होता है वो क्या होता है? 20C1 a⁻19 होता है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे 19 आ रहा है, और अगर यहाँ पे 19 आ रहा है तो इधर भी 19 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे का ही तो ये जो है वो n की तरह काम कर रहा है ना। जी सर, समझा। ठीक है, गुड। हाँ, आगे बढ़ा जाए। यस चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 + 2x + 3x³ होल रेज टू 20। ठीक है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻58। find a coefficient of what? x⁻58।
भी 60 नहीं, आंसर जो है बड़ा आंसर आएगा, क्या आएगा देखते हैं। सर इसमें स्टार्टिंग के टर्म्स नहीं आएंगे क्योंकि सर जो आर है वो एन से बड़ा हो रहा है। देखो सबसे पहली बात, अगर इस क्वेश्चन को एनालाइज करो तो इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, x का हाईएस्ट पावर क्या होगा? सर 60 60। x का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 60 होगा। 3 इंटू 20, मतलब इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये 60 डिग्री वाला पॉलिनोमियल बनेगा, मतलब x का हाईएस्ट पावर 60 होगा। तो यहाँ पे जो x रेज टू 58 है वो 60 के बहुत करीब है। सर तो हम 3x क्यूब को अपना फर्स्ट टर्म मान सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसको तो एक साथ लेंगे, लेकिन इनकी पोजीशंस को रिवर्स कर देंगे, ठीक है? अब देखो समझ में आई बात? अब मैं कुछ टर्म्स एक्सपेंड करूंगा। 20c0 this raised to 20, 3x cube raised to 20 plus 20c1 3x cube raised to 19 into 1 plus 2x plus 20c2 3x cube raised to 18 into 1 plus 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे वाले टर्म से इतनी जरूरत भी नहीं है हम लोग को, बाय द वे। क्यों? देखो जरा। सर पहले दो टर्म से ही होएगा ना? हाँ, मतलब मैंने तीसरा टर्म बस इसीलिए लिख के दिखा दिया कि उसकी जरूरत नहीं है। देखो पहला वाला टर्म तो x रेज टू 60 है, केवल x रेज टू 60 है, तो वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है x रेज टू 57 है और हम लोग को x रेज टू 58 चाहिए, मतलब यहाँ से एक x चाहिए। इसका मतलब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, एक x से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, यहाँ से जो है x रेज टू 54 बनता, तो मैं यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता? x रेज टू 4 एक्सपेक्ट कर रहा होता, ठीक है? लेकिन तुम ये देखो, ये तो डिग्री 2 का है ना, मतलब 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ये कहाँ तक जा सकता है? x स्क्वायर तक जा सकता है, तो x रेज टू 4 तो नहीं बना सकता। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन नहीं। ऐसे ही आगे आने वालों का भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सर ये x रेज टू 4 क्यों नहीं बना सकता सर, बता दो। क्योंकि 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर है, तो ये तो 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x बनेगा। x रेज टू 4 बन पाएगा क्या? इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी बन पाएगी? x स्क्वायर बन पाएगी ना। हाँ सर, समझा। ठीक है, सो द ओनली यूजफुल थिंग इज दिस। तो इससे हमारा आंसर क्या आता? आंसर वुड हैव बीन 20c1 into 3 raised to 19 into इसका 2। बस यही आंसर होता हमारा। समझ में आई बात सबको? यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। सर एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या?
सर मैं उल्टा करने गया था सर, तो फिर भी आंसर तो आया पर बहुत लंबा हो गया अभी। हाँ, इसीलिए तो मैं एक्सप्लेन किया सर ना। मेरे को कैसे कर पता करने का कि कौन से क्वेश्चन में स्विच करके करें। देखो, जब x का लोअर पावर पूछे, मतलब 0 के करीब वाला पावर पूछे, तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना, उसको राइट हैंड साइड लिखने का, ठीक है। और जब x का हाईएस्ट पावर के अराउंड पूछे, तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखने का। ओके सर। इसी क्वेश्चन में अगर मेरे से x⁵ पूछ लिया होता, तो मैं इसका एज इट इज एक्सपेंशन कर देता, इसको राइट हैंड साइड ही रहने देता, ठीक है। और अगर मेरे से x⁵56 पूछ लिया होता, तो मैं इसको ऐसे एक्सपेंशन करता, हाईएस्ट डिग्री वाले को लेफ्ट हैंड साइड लिख के। हाँ, फिर से एक्सप्लेन करूं? हेलो, हाँ सर, एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? देखो, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इसको ऐसे लिखा, होल रेज टू 20। अब कुछ टर्म्स तक एक्सपेंड किया, तो देखो 20c0 3x³ होल रेज टू दिस माइनस दिस, मतलब 20c1 3x³ होल रेज टू दिस माइनस दिस, मतलब 19 इंटू 1 + 2x रेज टू 1 प्लस 20c2 3x³ होल रेज टू दिस माइनस दिस 18 इंटू 1 + 2x का होल स्क्वायर। अब मेरा एम क्या है? मेरा एम है x⁵58 जनरेट करना। अब जो पहला टर्म है, पहला टर्म मतलब ये वाला टर्म, ये तो केवल x⁵60 लिखा हुआ है एक तरीके से, तो डेफिनेटली वो x⁵58 तो जनरेट नहीं कर सकता। जो दूसरा टर्म है, जो कि ये वाला है, इसमें ये बंदा जो है x⁵57 तो दे दिया, मतलब यहाँ से मेरे को x⁵1 चाहिए और तब जाके x⁵58 बनेगा। x⁵1 तो डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा, पावर 1 है तो अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दो। इतना समझ में आया? बोलो। यस सर। फिर यहाँ पे x⁵54 बनता, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता कि x⁴ आ जाए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ताकि x⁵58 बन जाए, लेकिन ये तो एक x² तक ही जा सकता था, तो ये तो x⁴ बना ही नहीं सकता था, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कम हो गई, खत्म हो गई। अब आगे की भी पॉसिबिलिटीज खत्म होती जाएंगी, आगे की भी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि x का पावर, ये वाला जो x का पावर है वो 3 के डिफरेंस से घट रहा है, और ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो 1 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, तो वो उस गैप को ब्रिज नहीं कर पाएगा। तुम खुद अपने मन से जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 टर्म्स और लिख के देखना, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा कि यार डिफरेंस तो और बड़ा होता जा रहा है। जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो कभी भी ये बंदा फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो जो भी काम वाला है वो ये वाला है। तो अब यहाँ पे एक तो 20c1 है, उसको लिख लिया, फिर 3⁻19 है, उसको लिख लिया, फिर ये 2x का 2 है, उसको लिख लिया। सर 19c1 नहीं आएगा क्या? हाँ सर वो मतलब ये वाले टर्म में ऐसे 19c1 लिखते सर, वैसा नहीं आएगा? नहीं नहीं, यहाँ पे पावर 1 है ना, यहाँ पे तुम ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे इसका पावर तुमको 1 करना है, मतलब यहाँ पे r की वैल्यू 1 करनी है, तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे मैं 1c1 लिख दूं, 1c1 × 2⁻1,
and 1C1 is nothing, 1 only. हाँ सर। ठीक है, सबको समझ में आया? यस। चलो, ओके। नाउ जैसे मान लो rth term from the end, ये एक टॉपिक है, rth term from the end। तो से मान लो कि a plus b whole raised to n है, इसका एक्सपेंशन मैं कैसे लिखता हूँ? nc0 a raised to n plus nc1 a raised to n minus 1 into b plus nc2 a raised to n minus 2 into b square till आखिरी के भी 3 टर्म्स लिख लेता हूँ से nc n minus 3 a raised to 3 b raised to n minus 3 nc n minus 2 a square b raised to n minus 2 nc n minus 1 a into b raised to n minus 1 plus ncn b raised to n। जैसे ये a plus b whole raised to n का एक्सपेंशन हो गया। अच्छा, अगर मैं b plus a whole raised to n की बात करूं, मतलब क्या करूं, इसको और इसको इंटरचेंज कर दूं, तो इसका एक्सपेंशन मैं कैसे लिखूंगा? nc0 b raised to n plus nc1 b raised to n minus 1 into a plus nc2 b raised to n minus 2 into a square। वैसे ही nc n minus 3 b raised to 3 a raised to n minus 3 nc n minus 2 b raised to 2 a raised to n minus 2 plus nc n minus 1 b a raised to n minus 1 plus ncn a raised to n। ये दोनों एक्सपेंशंस क्लियर है? a plus b whole raised to n and b plus a whole raised to n। बोलो जल्दी से। यस। स्टूडेंट्स, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? सबको आ रहा है? चला है। सर लाइक बाइनोमियल में कभी भी मतलब हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं डिजिट को अंदर, मतलब जो टर्म्स अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्रैकेट के अंदर। इंटरचेंज कर सकते हो। देखो, इंटरचेंज करने पे होगा क्या कि जो ओवरऑल वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी वो सेम रहेगी। ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सेम रहेगी, बस अंतर क्या होगा कि पोजीशंस अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल तुमको दूं, तो मैं अगर मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं b प्लस a का होल स्क्वायर लिखूं ना तो मैं ऐसे लिखूंगा b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जितने टर्म्स जो टर्म्स इधर हैं सेम टर्म्स उधर इधर भी हैं, बस पोजीशंस थोड़ी वेरी कर जा रही है। जैसे a स्क्वायर यहाँ पे यहाँ इधर था वो यहाँ पे है, 2ab इधर था वो यहाँ है, b स्क्वायर इधर था वो यहाँ पे है। समझे? तो अगर बाइनोमियल के अंदर के टर्म्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, मतलब लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज कर दो, तो उस सीरीज का सम चेंज हो जाएगा क्या? डेफिनेटली नॉट, दैट विल रिमेन सेम, बस पोजीशंस चेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर मेरे से पूछा जाए कि सेकंड लास्ट टर्म
from n of a plus b whole raised to n, ये क्या होता? सेकेंड लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ a plus b whole raised to n, वो ये होता कि नहीं? सर मतलब एक वो मिनट होता ऊपर स्क्रॉल करो ना सर, उसका टॉपिक देखना सबका। rth टर्म फ्रॉम द n, ओके तो सेकेंड लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड ये होता n minus 1 a into b raised to n minus 1, ठीक है? अच्छा, n minus 1 को मैं nc1 भी लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. क्योंकि इन दोनों बंदों का सम क्या हो गया? n के बराबर हो गया। और इसको ऐसे ही रहने दो, a इंटू बी रेस टू n माइनस 1। अच्छा, ये जो है, ये जो चीज आई दैट इज सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग of the expansion of b plus a whole raised to n. This is second term from beginning of expansion b plus a whole raised to n. ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। सो इस बात से अब मैं क्या ये बात लिख सकता हूं क्या, इतना समझने के बाद, कि टू फाइंड rth term from the end of the expansion x plus y whole raised to n, from the end find rth term from the beginning of expansion y plus x whole raised to n, of the expansion y plus x whole raised to n। ये पॉइंट समझ में आया सबको? और हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो फ्रॉम द बिगनिंग वाला ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे T6 निकालो या T7 निकालो, सर तो वो ऐसा भी क्या होगा है? ना, तो बीच में एक टर्म सेम होगा। हाँ, वो मिडिल टर्म कहलाएगा। जो बीच में एक टर्म सेम होगा वो मिडिल टर्म कहलाएगा। उसके बारे में अभी हम लोग आगे सीखेंगे। सो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि सर हाँ सर वो बुक की थ्योरी में भी ऐसा दिया था कि rth टर्म फ्रॉम एंड n minus r plus 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग वाला। हाँ, तो उसको भूल जाओ, ठीक है? वो कंफ्यूजिंग है। ये याद रखोगे तो आसान रहेगा तुमको। अगर तुमको rth टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है किसी एक्सपेंशन का, तो इनकी और इनकी पोजीशंस को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये आ गया। अब इसी का rth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग फाइंड कर लो बस। ओके सर। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि 2a plus 3b whole raised to 10, then find seventh term from the end of the expansion of the above expansion.
हुआ? Yes, sir. Yes, sir. बस कुछ नहीं करना, तुम 3b + 2a लिख लो होल रेज टू 10 और इसका T7 फ्रॉम बिगनिंग निकाल लो। तो T7 फ्रॉम बिगनिंग क्या होता है? 10c6 3b रेज टू 4 2a रेज टू 6। ठीक है। और जैसे बुक में तुमने बोला कि दिया था कि rth टर्म फ्रॉम एंड इज सेम एज n minus r plus 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो उससे भी अगर तुम फिर उसमें क्या करना था कि इंटरचेंज करने का टेक्निक नहीं है। जैसे n 10 था, r क्या था? 7 था आई थिंक। तो n minus r plus 2 कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 5 होगा क्या? सर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा, तो उससे भी सेम ही आंसर आ जाएगा। तो T5 of 2a plus 3b whole raised to 10। तो देखो ये क्या बनता? 10c4 2a raised to 6 3b raised to 4। तो देखो सेम चीज बनी कि नहीं बनी? 3b raised to 4 3b raised to 4 2a raised to 6 2a raised to 6। अरे ये तो डिफरेंट आ गया क्या? No, sir. नो सर, Same. सेम। सेम ही है। 10c6 and 10c4 themselves are equal। So what I prefer is, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि rth टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपको फाइंड करना है तो आप बस टर्म्स को इंटरचेंज कर दो। क्या करो? टर्म्स को इंटरचेंज कर दो और फिर उसमें rth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग फाइंड कर दो, तो वो याद करने में आसान रहता है। नहीं तो फिर यहाँ पे तुमको एक चीज याद करना पड़ेगा कि rth टर्म फ्रॉम द एंड इज n minus r plus 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। हाँ सर, वो थोड़ा टफ हो जाता है सर, मतलब जो बुकलेट में दिया है ना सर मेथड। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर जैसे मान लो मेरा एक्सपेंशन ऐसा होता x minus y होल रेज टू n, इसका rth टर्म फ्रॉम n निकालना है। तो कैसे लिखूंगा मैं? -y plus x होल रेज टू। यस। अच्छा, कोई अगर सोचे कि y minus x लिखूंगा, ये रॉन्ग है। देखो a की जगह x है और b की जगह -y है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसको और इसको इंटरचेंज करना है। यू हैव टू इंटरचेंज बोथ ऑफ देम। तो तब तुम क्या लिखोगे? -y plus x होल रेज टू n। समझ में आई बात? y minus x होल रेज टू n नहीं लिखोगे। फाइन? यस। ओके। सो अब हमारा क्लास कब है? कल है क्या? हाँ सर। कल है। ओके, तो तुम लोग का होमवर्क जो है वही है। होमवर्क में एक्स्ट्रा नहीं दे रहा कि एक तो 41 से 70 तक वाला जो था, 70 या 80 तक जो भी था, उसको करोगे वो वाली शीट। उसके बाद जो मैंने वो वाला कैम स्कैनर वाला भेजा था जिसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी थी, तो इन दोनों को कंप्लीट करना है तुमको। सर कैम स्कैनर वाले में बस एक्सरसाइज या एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए बेटर है, और क्या। ओके सर जो आपने कैम स्कैनर वाले दिए थे उसमें से मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जिनके कोई भी ऐसे सब पार्ट्स नहीं आ रहे थे, मतलब
तो मतलब अभी के लिए जैसे आपने कहा कि वो अभी कराएंगे आप जो भी मल्टीनोमियल थ्योरम और वो सब है, तो चलेगा ना, मतलब उनको छोड़ दिया अगर? अब मेरे ख्याल से जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो जाएंगे तुमसे। और सीए का क्या होगा सर सिलेबस? सर अभी जो आपने कराया वो उसकी थ्योरी से पढ़ के कर लिया था, उसमें भी दिए हुए थे ये वाले, बट बाकी कुछ जो थे वो रहते हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना कर लो। ओके सर। ओके, तो इस होमवर्क को कंप्लीट करना है। देखो अगर ये सब चीज में स्ट्रांग रहोगे, ये बेसिक्स है बाइनोमियल थ्योरम के, तब आगे बढ़ के आसानी होगी, नहीं तो दिक्कत होगी आगे। सो मेक श्योर कि यू डोंट लैग इन दीज थिंग्स। सर यस। सर आज के नोट्स आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे? मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। सर उसमें कुछ समेशन वाले क्वेश्चंस भी थे वो। समेशन वाले, हाँ समेशन वाले क्वेश्चंस थे ना, तो समेशन वाले क्वेश्चंस तुम समझ के कर सकते हो, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है, जैसे x प्लस वाई होल रेस टू एन, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एन सी जीरो एक्स रेस टू एन प्लस एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन वाई रेस टू वन एंड सो ऑन। अब इस चीज को तुम जो है समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर इंटू वाई रेस टू आर, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक चली जाएगी। समझ में आया? तो इसी समेशन की ये वैल्यू होती है। ओके सर। ठीक है, तो अगर समेशन ऐसा दिया हुआ है, ऐसे फॉर्म का दिया हुआ है, इसका मतलब बताना चाह रहा है कि इसको आपको ऐसा लेना है, एक्स प्लस वाई होल रेस टू एन। ठीक है, वैसे इन समेशंस के ऊपर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे, तो डोंट नीड टू वरी। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये तो है ही नहीं था।